तरह तो नेपाल भी नहीं खेला ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जो शिकस्त है ना, ये पाकिस्तान को बहुत अरसे तक हॉन्ट करेगी और इस शिकस्त का अजाला सिर्फ और सिर्फ एक है। इंटेंट आपको कहीं नजर आया एक लम्हे के लिए? मुझे बताया पूरा दिन आप पाकिस्तान की बॉलिंग में और पाकिस्तान की बैटिंग में कहीं आपको एन मुमकिन है कि पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ भी हार जाए? पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस जो है ना वो शाहीन के पिटने से लूज हुआ। पाकिस्तान क्रिकेटर 9-11 हो गया। 7 जन्मों की जो है ना इन्होंने कसरें निकाल दी आज। नंबर 1 ओडीआई रैंक, नंबर 1 ओडीआई बॉलिंग, बैटिंग सबका जो है ना उन्होंने सबका बदला ले लिया तेरे फैजल ने। अब वो अंदाजा हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार के और 152 फॉर 0 होके कैसा लगता होगा। वो मीम है ना, ये गम का है खत्म नहीं होता। आज हम सब और सारे पाकिस्तानी जो है ना वो विकी खुशहाल बने हुए। तो मुझे तो अब अंदाजा हुआ था वो 266 भी हमसे चेज नहीं होता जो आज हमारी बॉलिंग बैटिंग लाइन ने किया है। मे बी कुछ मैच पहले तो पाकिस्तान की फील्डिंग की बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये क्या हुआ इस मैच के अंदर? आधी टीम जख्मी कर दी इस मैच ने आपकी। जो चीज़ कोहली को मुख्तलिफ बनाती है ना दूसरे खिलाड़ियों से, ये पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं है। तो जो कुछ हुआ है रात गई बात गई और हम अब जो करेंगे वो एक नया स्टार्ट होगा। पाकिस्तान क्रिकेटर 9-11 हो गया आज। ठीक है ना, क्या आगे पीछे ऊपर नीचे 7 जन्मों की जो है ना इन्होंने कसरें निकाल दी आज कोलंबो में। इतना ज़्यादा स्कोर, चलिए स्कोर तो हो गया, लेकिन कुछ तो रिटर्न में जाना चाहिए था। एटलीस्ट 250 ही हो जाते, बट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर ओडीआई फॉर्मेट में कोई नंबर 1 टीम रही होगी उसका ये हाल हुआ होगा कभी, वो भी एक एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में। तो आप किस तरह देख रहे हैं सार को? नंबर 1 ओडीआई रैंक, नंबर 1 ओडीआई बॉलिंग, बैटिंग सबका जो है ना उन्होंने सबका बदला ले लिया तेरे फैजल ने। ठीक है ना, जो लास्ट टाइम हमें तरह चल रहे थे ना कि भाई अब वो अंदाजा हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार के और 152 फॉर 0 होके कैसा लगता होगा। उस टाइम उन्हें एज इंडियन क्या फील हो रहा था? मतलब हमें भी वही फील हो रहा है कि मतलब दिल भी नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग करने का। वो हालात आ गए, दुख खत्म नहीं हो रहा। वो मीम है ना, ये गम का है खत्म नहीं होता। आज हम सब और सारे पाकिस्तानी जो है ना वो विकी खुशहाल बने हुए। प्रिडिक्टेबल नहीं है पाकिस्तानी टीम, इतनी ये हाल है उसका। आप उससे अंदाजा लगाएं ना, बिल्कुल, कि एक दिन आप डोमिनेट करते हैं सेम टीम और नेक्स्ट टाइम जो है ना अगले मैच में आपका ये हाल है कि आप पूरा दिन कोई विकेट नहीं ले पाए। 147 से स्टार्ट हुआ और पहुंचा है 356 पर। बहुत बड़ा टोटल। विराट कोहली 122 नॉट आउट, केएल राहुल 111 नॉट आउट। पहला मैच इंजरी के बाद, यानी ऐसा कमबैक उनको करवाया है इसी पाकिस्तानी बॉलिंग ने जिसने पिछले मैच में उड़ा के रख दिया था। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मुझे तो अब अंदाजा हुआ था वो 266 भी हमसे चेज नहीं होता जो आज हमारी बॉलिंग बैटिंग लाइन ने किया है। मे बी एक भरम था जो रह गया था बारिश की वजह से, वो आज भरम जो है ना खुल गया, वो कह सकते हैं कि टूट गया। बिल्कुल। तो ये एशिया कप तो खैर एशिया कप है, ये वर्ल्ड कप के लिए कितनी खतरनाक साइन है हमारे लिए, आप ये सोचें। बिल्कुल खतरनाक साइन है। और दूसरा मैं तो एक और साइन देख रहा हूँ कि सिर्फ एक 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो कि थोड़ी बहुत इज्जत बता के चल रहे हैं, थोड़ा रन भी रोक लेते हैं, कुछ विकेट भी निकाल देते हैं। शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ की मसल पुल हुई है। नसीम की आज फिंगर इंजर्ड हुई है। आई डोंट नो, अब तक तो कोई अपडेट आई नहीं है कि वो आगे के मैचेस खेल पाएंगे भी या नहीं खेल पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो टेंशन इस बात की अब कि भाई अब अगली प्लेइंग 11 क्या होगी। चले एशिया कप तो अगर हम हार भी जाते हैं कोई मसला नहीं है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप में तो आपको हारिस रऊफ की भी ज़रूरत है। हारिस रऊफ तो वैसे 5-6 दिन में वापसी आ जाएंगे, लेकिन आपको नसीम शाह की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हारिस रऊफ भी कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, शाहीन भी कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जो एक अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉल करता है दैट इज़ ओनली नसीम शाह, बगैर विकेटों का बेचारा। और वही क्योंकि हम कैचेस नहीं लेते ना। उस बेचारे के साथ भी वही हो रहा है जो आमिर के साथ हुआ करता था एक टाइम। हम कहते थे आमिर विकेट्स नहीं ले रहा, हर जगह बात होती थी, बट जिस तरह की हमारी गंदी फील्डिंग हुआ करती थी वो बेचारे अब नसीम शाह के साथ। कुछ मैच पहले तो पाकिस्तान की फील्डिंग की बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये क्या हुआ इस मैच के अंदर? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि भाई एक टाइम आप इतना ज़्यादा फील्डिंग पर चढ़े हुए होते थे कि एक बाउंड्री नहीं जा रही थी और अब सीधे सीधे बॉल भी फंबल हो रहा है। तो आई थिंक जब असल टेस्ट तभी होता है जब आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। तो वो देख गया कि यार हाथ पैर फूले हुए थे, मतलब शादाब जैसा फील्डर लेट हो रहा है, उससे क्या छूट रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये तो सिर्फ इंडिया है। अभी आगे वर्ल्ड कप में हमने न्यूजीलैंड फेस करना है, हमने साउथ अफ्रीका फेस करना है, हमने ऑस्ट्रेलिया फेस करना है, हमें इंग्लैंड फेस करना है, फिर इंडिया को भी करना है। तो 5 एक टॉप की टीम फेस करनी है। और सिर्फ ये टॉप टीम्स नहीं है, मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश और श्रीलंका भी बहुत अच्छी साइड है, बहुत क्वालिटी साइड। अफगानिस्तान भी बहुत क्वालिटी। आई थिंक वर्ल्ड कप में तो आप वैसे भी किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा स्टेज है। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन तो है जो फील्डिंग जिस तरह की हुई। दूसरा फिर फ़खर का आउट ऑफ फॉर्म रहना, ये तो सबसे ज़्यादा है। चलें इमाम स्कोर करता आ रहा है, बाबर स्कोर करता आ रहा है, आगा सलमान भी
थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन वो भी इसका भी थोड़ा बैड पैच चल रहा है। बाकी सबसे तो रन्स बन रहे हैं, बट फ़खर और आगा सलमान के तो रन्स नहीं बन रहे। ये बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी हो रही है। और आगा सलमान तो खैर अब इंजर्ड भी हो गए, तो प्रोबेबली अब सऊद शकील खेल जाएंगे या तैयब ताहिर खेल जाएंगे। आधी टीम जख्मी कर दी इस मैच ने आपकी। आगा सलमान, नसीम शाह और हारिस रऊफ। और शाहीन को भी तो वो हो गया था, कल मैदान से बाहर चले गए थे, उनके हाथ पे लगी थी कैच। नहीं वो तो आज तो खैर बॉलिंग भी की है, बैटिंग भी की है। तो शाहीन क्या किए यार वो ऐसे एक छक्का तो मारा ना वो आफरीदी वाला, अपना एक मोमेंटम तो बरकरार रखा। बट खैर इट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन। आई थिंक सबसे पहले तो तारीफ करनी चाहिए इंडियन बैटिंग लाइनअप की। मतलब जिस टाइम एक मैच पहले आप इतनी बुरी तरह से डोमिनेट हुए हो एक बॉलिंग लाइनअप से कि आपके कुछ 66 पे 4 थे, लाइक बहुत बड़ा नंबर होता है अगर ओडीआई क्रिकेट की बात करें। और उसके बाद उन्हीं बॉलर्स को फेस करना और इस तरह चढ़ के फेस करना कि भाई 152 वाले बॉलर्स भी हैं, उनको भी आप निकल के चौके दे रहे हो, निकल के छक्के दे रहे हो। तो आई थिंक ह्यूज क्रेडिट गोज टू देम, खासतौर पे ओपनर्स को, क्योंकि शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने जिस तरह से नसीम शाह की मुश्किल बॉलिंग फेस की थी, जो उनसे बैट पे भी टच नहीं हो रही थी, तो उस टाइम टेम्परामेंट में रहना, ख़ुद को कंट्रोल करना, दूसरे बॉलर्स को अटैक करना, आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस बात का। और उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली जिस तरह चीज़ें लेके चले, और अगर विराट कोहली के हम नंबर्स देखें तो वो तो बहुत ख़तरनाक जा रहे हैं। बिल्कुल, विराट कोहली ने आज जो इनिंग्स खेली है वो भी मेरे ख्याल में उनकी बेहतरीन इनिंग्स में से एक है। आखिर तक वो इतने फ्रेश थे कि आखिरी बॉल पे भी उन्होंने छक्का मारा। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, यानी कि फुल वो और रनिंग जिस तरह की है उन्होंने, रनिंग भी यानी कि मेरे ख्याल में बता, आज कोहली ने भी ये बात साबित की है कि किंग कौन है। कोहली जिस तरह जितने उसने मैचेस खेल लिए और जिस तरह से वो ओवर द इयर्स परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, तो ओडीआई क्रिकेट में आई थिंक वो तो अब सचिन को भी पीछे करने वाला है। अगर हम सेंचुरीज का देखें, अगर हम विराट की आज 4700 थी 4700 और ओडीआई में ये, और अगर हम द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम अगर उनको देखें सचिन तेंदुलकर, तो बस 2 सेंचुरी पीछे विराट कोहली जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं ये वर्ल्ड कप में ही कर लेंगे। आप एशिया कप नहीं कर लें अगर मैचेस हो गए। बिल्कुल 57 का एवरेज, आउटस्टैंडिंग। मैचेस का फर्क तो देखें, सचिन तेंदुलकर 452 इनिंग्स हैं और कोहली 267 इनिंग्स में, 65 50s भी हैं, आउटस्टैंडिंग नंबर्स। आई थिंक मैं तो कहूँगा रोहित शर्मा के नंबर भी पूरे नहीं हैं, 30 सेंचुरीज हैं, 50 50s हैं, ही इज बीइंग 10,000 रन उनके भी होने वाले हैं। विराट कोहली ने 13,000 रन कंप्लीट किए अपने इसी इनिंग्स के दौरान, जो फास्टेस्ट 13,000 रन हैं। इससे पहले वो 12,000 भी फास्टेस्ट थे, 11,000 भी, 10,000 भी, 9,000 भी, 8,000 भी, सब फास्टेस्ट थे। तो कोहली तो एक के बाद एक माइलस्टोन पार करते जा रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक और वो इंडिया में मज़े की बात है, वो सिर्फ पर्सनल माइलस्टोन नहीं है। जो चीज़ कोहली को मुख्तलिफ बनाती है ना दूसरे खिलाड़ियों से, ये पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं है। वो जिस तरह खेलते हैं, वो टीम के कहाँ कैसे काम आ रहा है। आज जो इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह डोमिनेट किया है इंडिया ने, उसके नतीजे में आप समझ रहे हैं ना कि आगे पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। अगर फाइनल पड़ता है तो वो जो नफसियाती दबाव जो टीम के ऊपर नज़र आया है आपको ख़ास तौर पे, आज नज़र आया, इससे पहले हमें यूजुअली नज़र नहीं आता। ठीक है ना, हम तो कह रहे थे भाई 65-0 था नेपाल के खिलाफ, इंडिया की बॉलिंग तो किसी काबिल ही नहीं है। लेकिन वो जो प्रेशर कोहली की इनिंग्स ने कायम किया पाकिस्तान के ऊपर, वो प्रेशर आपको पाकिस्तान की बैटिंग में भी नज़र आया कि बैट्समैन क्रीज से निकल एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही है, पीछे हो के खेल रहे हैं, विकटें दे रहे हैं, और क्या किस तरह विकटें नहीं है वो खुद ही आपको अंदाज़ा होगा कि 128 पे। बट जिस तरह इंडिया ने आज बॉलिंग किया, बहुत इट वाज आउटस्टैंडिंग। स्विंग भी देखने को मिली, हमें सीम भी देखने को मिली है। इवन जो हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली कह रहा हूँ बाबर आजम को जो बोल्ड किया, वो बॉल तो मैं कहता हूँ मैच की सबसे खूबसूरत बॉल थी। जिस तरह से बैट एंड पैड के बीच से जो गैप निकाला है, बैट एंड पैड के दरमियान गैप भी बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब है टोटली डिसीव हुए वो, और टोटली डिसीव हुए। वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर, उनको लग रहा था कि स्ट्रेट बॉल आ रहा है, बट वो मुझे तो लग रहा है कि टीम पता नहीं कौन से प्रेशर में थी, क्या थी, कि बिल्कुल ही, यानी कि इंटेंट आपको कहीं नजर आया एक लम्हे के लिए, मुझे बताया पूरा दिन आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग में और पाकिस्तान की बैटिंग में कहीं आपको इंटेंट नजर आया? बॉलिंग में तो फिर मैं कहूँगा कि थोड़े एफर्ट्स हो रहे थे, क्योंकि कैचेस छूटे हैं, कुछ मिस फील्डिंग्स हुई हैं। दूसरा फिर एक 5 ओवर बहुत क्रूशल बॉलर के हमारे
हारिस रऊफ के, जो कि डेथ ओवर्स अच्छे करते हैं, वो 5 ओवर्स इफ्तिखार ने कराए हैं और इफ्तिखार को 52 रन पड़े हैं उस पर, तो एक वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी था। बट आई एम नॉट गोना रैंट अबाउट इट, क्योंकि पार्ट ऑफ द गेम है, अक्सर होता है, और हमने भी इस चीज़ के हमारे साथ तो कुछ अक्सर ही ज़्यादा ही होता है, हमारे साथ तो बस इंजरीज वाला मसला थोड़ा ज़्यादा ही होता है अनफॉर्चुनेटली। बट मैं बैटिंग में ज़रूर इस बारे में बात करना चाहूँगा कि वो आई थिंक शाहिद आफरीदी का भी ट्वीट आ चुका है अब तक कि वो इंटेंट नहीं दिखी या वो फाइट नहीं दिखी। हारना तो खैर इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ईदर यू विन इट और ईदर यू लूज इट, कोई और तीसरा ऑप्शन ही नहीं है अनटिल अनलेस बारिश हो जाए या किसी कंडीशन की वजह से ड्रॉ हो जाए। बट वो एक फ़ाइट अगर दिखती ना तो आपको मसला नहीं था, आप कहते हैं हाँ यार ये टीम रेडी है, ना आज फाइट दी है तो कल हरा देगी। जिस तरह से हमने पिछले कॉन्टेस्ट देखे हैं पाकिस्तान इंडिया के, इंडिया भी फाइट अच्छी दे रहा होता था, पाकिस्तान भी अच्छी फाइट दे रहा होता था, पिछले हम जीते भी हैं उनसे, हारे भी हैं। बट आज इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाना, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार हुआ था जो हमने किया था, वो आज शायद हम पे ही पड़ गया, तो इट वाज वेरी बैड। क्योंकि चले अगर आप चेस पे नहीं भी जा रहे, चेस वाली इंटेंट ना दिखे, एटलीस्ट वो नेट रन रेट बचाने वाली इंटेंट दिखे कि कोई रनर बॉल से एक बड़ी इनिंग्स खेलने लगे, बेतुकी स्लॉगिंग करना, तो ये तो अब तो मामला अगर नेट रन रेट पे गया भी तो पाकिस्तान वैसे बाहर ही होगा, क्योंकि जितने रन को पड़ चुके हैं आई थिंक इतने मार्जिन से हारा है पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्तों में से एक है ये। बैट प्लीज देखें, मुझे तो हंसी आ रही है देख के, मुझे तो लग रहा था हम इससे ज़्यादा बुरा कभी नहीं हारे होंगे, बट इससे बुरा भी हम अनफॉर्चुनेटली हारे में। माशाल्लाह, ये 2009 में लाहौर में हारे थे, लाहौर में हारे घर में जी, श्रीलंका के अगेंस्ट हारे थे, जिसमें हम देखो 70 और रन पे आउट हो गई थी पाकिस्तान की टीम, 75 समथिंग ऐसा, 70s में आउट हुए थे, तो इट वाज वेरी बैड। 2009 की बात है और घर की बात है ये, आई गेस ये वही टूर है जिसमें वो इंसिडेंट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2009 में। उसके आगे भी मार्च 2009 में फिर हुआ इंसिडेंट हुआ था, हो सकता है ये वही हो, ये वही टूर हो पॉसिबली। दूसरा आज हमारे 228 रन से हम किसी से भी नहीं हारे, किसी से भी नहीं हारे कहीं पे भी, तो इंडिया के खिलाफ बदतरीन शिकस्त है वेरी बैड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हम 224 रन से, तो ये तीसरी बार हो गया है कि हम ओडीआई में 200 से प्लस रन से आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो बहुत शेमफुल बात है, क्योंकि आप कहते हैं कि आपकी गोल्डन जनरेशन है, आप इन 3 फास्ट बॉलर्स को अपने प्राइम 3 फास्ट बॉलर से कंपेयर करते हैं, वकार, वसीम, शुएब अख्तर, और आप कह रहे हैं कि हाँ यार इस टीम में वो पोटेंशियल दिख रहा है जो मैं ट्रॉफीज़ ला के दे, अगर ट्रॉफीज़ ना भी ला के दे तो मैं अच्छे मैचेस देता है, फाइट दे, बट वो एक मैच में नहीं दिखी अनफॉर्चुनेटली। और आई थिंक ये प्रेशर तो अब बहुत ज़्यादा रहेगा। यार बिग मैच है, ऐसा नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली एक मैच में ऐसा हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ये बिग मैच है, आप ये बड़े मैच है, इंडिया के खिलाफ आप खेल रहे हैं और एशिया कप में खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप से पहले खेल रहे हैं। ये आपको अंदाजा नहीं है कि ये शिकस्त पाकिस्तान को नफसियाती तौर पे कितना बुरा, बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि और एन मुमकिन है कि श्रीलंका के खिलाफ भी हार जाए, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक आपका मेंटल ब्रेकडाउन होता है, बिल्कुल आप सोचते रहते हैं जब आप इस तरह हमसे प्रोग्राम नहीं हो रहा, हमारा मेंटल ब्रेकडाउन बिल्कुल ऐसा ही हालत बुरी हो रही है, बुरा लग रहा है। बट आई थिंक पाकिस्तान को मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अब पॉसिबली अगर देखा जाए सबसे बड़ा मुकाबला हमारा होना है इंडिया के अगेंस्ट, अगर फाइनल में किसी तरह हम पहुंचे श्रीलंका को हरा के, या इंडिया ने श्रीलंका को हराया, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अहमदाबाद वाले के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो क्राउड होती है वो आपका 12th मैन होती है, बिल्कुल, वो आपकी टीम का एक पार्ट होती है, और जब उसमें 1 लाख कुछ हज़ार बंदा होगा और वो उनका कौमी तराना पड़ेगा, इंडिया हो रहा होगा, जो बॉलर होगा उसकी चीखने की आवाज़ें आ रही होंगी, जो बैट्समैन होगा उसकी आवाज़ें गूंज रही होंगी, स्पेशली जब कोहली क्रीज पर आएगा, तो उस प्रेशर को हम किस तरह लेंगे। शुएब अख्तर ने अपनी किताब कंट्रोवर्शियली योर्स में जिक्र किया था कलकत्ता टेस्ट का, तो उसका उन्वानी मेरे ख्याल में यही था 1,11,000। उसमें लिखा था कि ईडन गार्डन्स के अंदर 1,00,000 तमाशाई भी वो मैच का हिस्सा थे, वो जिस तरह की आवाज़ें बुलंद हो रही थी, जो लग रही थी, हमारा मुकाबला 11 खिलाड़ियों से नहीं 1,11,000 लोगों से था। क्राउड बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट प्ले करता है, अगर क्राउड आपकी साइड है तो आप दूसरी टीम पे बहुत अच्छा प्रेशर कर पाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि होम में खेलना एडवांटेज होता है, होम एडवांटेज जो हमें कुछ टाइम से नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल, तो ये तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अहमदाबाद में बेसिकली इनके बहुत सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, गिल के रिकॉर्ड अच्छे हैं, कोहली के रिकॉर्ड अच्छे हैं, कोहली का तो हर जगह ही रिकॉर्ड अच्छा है, इवन आज कोलंबो की अगर बात करें पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी, जी कोलंबो भी, और पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड इतना शानदार है, पाकिस्तान के खिलाफ तो आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा रन हो गए उनके अब तो। आप कह रहे हैं कि शाहीन जख्मी नहीं थे, शाहीन बिल्कुल सही थे, तो आज क्या किया शाहीन ने, कितनी बुरी बॉलिंग आज तो वाकई बहुत बुरी बॉलिंग की है, जिस तरह के उनके स्टैट्स हैं, आप स्टैट्स आई थिंक शाहीन के, शाहीन इज वन ऑफ द पर्सन जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को लीड कर रहा है,
तो एज अ लीड बॉलर आपने इतना ज़्यादा पिटना तो नहीं था। चले आप कल पिट लिए थे, आपका काम था जाके कम बैक करना, विकेट्स आप ना भी लेते हो तो आपका काम था इकोनॉमिकल बॉलिंग करना, जिस तरह नसीम ने करके दिखाई। वो उसको नहीं पड़ी इतनी मार, उसको जो पड़ी है वो कुछ एजेस पे लगे हैं, कुछ कैचेस हमने कल भी छोड़े थे। तो अगर हम शाहीन की कुछ वर्स्ट स्पेल्स में से देखें तो आज का स्पेल तो यार मैं तो समझ रहा था वर्स्ट होगा ये। हाँ मुझे भी लग रहा था मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि 2019 में शदीद कारनामे कर चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ। आई थिंक वो जो सीरीज थी मुझे अच्छे से याद है, जो सीरीज इंग्लैंड की अगेंस्ट थी उसमें इंग्लैंड का बॉलर हो या पाकिस्तान का बॉलर हो सबकी मट्टी पली हुई थी। मतलब 350 भी चेज हुआ था, मुझे याद आ रहा है, जब हम 4-0 हारे थे, आई गेस 4-1 हारे थे। 4-1 हम वो सीरीज हारे थे, 5 मैच की सीरीज थी ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले। तो बहुत पिटाई हुई थी, हर एक बॉलर की हुई थी, लेकिन स्टिल 80 रन 82 रन 83 रन अगेंस्ट इंग्लैंड में तो फिर भी आपको एज बॉलर बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं। और आप लेफ्ट आर्म है, और इंग्लैंड की उस टाइम की अगर आप साइड देखें, जोए रूट, बेरेस्टो, बटलर और जेसन रॉय, तो सारे राइटीज थे, तो आपके पास एक अलग एडवांटेज था। क्योंकि उस टाइम मुझे याद है कि इस सीरीज से पहले शाहीन नहीं आमिर और वहाब रियाज टीम से बाहर थे। वो सीरीज के बाद उनको याद आया था कि भाई इन लड़कों से नहीं हो सकता, आपको शाहीन वहाब को लेके जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी ये नंबर्स बहुत बुरे। और दूसरा 79 आज देखा ना 3 मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट 11 मई को 10 ओवर में 80 की सीरीज के 3 1 for 80 है, फिर 14 मई को है 0 for 83 और फिर 19 मई को है 4 for 82। आई थिंक ये बर्मिंघम वाला मैच भी उसी सीरीज का है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बर्मिंघम वाला मैच मुझे वर्ल्ड कप का है या मुझे नहीं पता किसका है, जुलाई का है ये। वर्ल्ड कप में तो हम इंग्लैंड से जीते थे आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जीते थे हम, जीते थे बिल्कुल। अच्छा, अगर जीतने वाले में हाँ बिल्कुल ऐसे ही हमने 4 पेसर्स खिलाए थे उसमें, और सफीज और शुएब मलिक से 10 ओवर्स करवाए थे। हाँ आई रिमेंबर वो मैच जीते थे, जिसमें वहाब रियाज ने अच्छी बॉलिंग की थी। शाहीन जैसे बॉलर से ये तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो 80 रन खाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह बैटिंग लाइनअप में आपका कॉन्फिडेंस बाबर पे है ना, पूरी टीम डिपेंड करती है। अगर बाबर पिच पे आपके साथ खड़ा होता है, आपने देखा है अक्सर प्लेयर बहुत कॉन्फिडेंस से खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारा बैटिंग लाइनअप लीड करता है। इसी तरह बॉलिंग लाइनअप भी हमारा लीड करता है शाहीन अफरीदी। तो अगर आपका जो लीडर है वही पिट रहा होगा तो फिर आप भी उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। आज कोई कह भी रहा था कि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस जो है वो शाहीन के पिटने से लूज हुआ। आई थिंक 101% उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि वही बात है ना, आपका लीडर अगर पिट जाए। वो आखिरी पॉडकास्ट में यही बात हुई थी ना, उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है ना ऑल आउट अटैक के लिए जाएगा और वो इस बात का इंतज़ार नहीं करेगा कि दूसरे बॉलर्स आएँ हम उनको मारें, ये हमारे प्राइम बॉलर्स को ही हिट करेंगे। और बिल्कुल ये इंडिया की ये स्ट्रेटजी नज़र आई इस मैच के अंदर। वो ट्राई कर रहे थे नसीम को भी, जहाँ एक बैट बॉल हो जाए उस पर भी वो मार रहे थे, क्योंकि नसीम इतने ज़्यादा रूम आपको देता नहीं है। अगर आप नसीम की बॉलिंग देखें, वो एक लेंथ तकरीबन वो 4th स्टंप अक्सर हिट कर रहा होता है, 1-2 बॉल अंदर फिर एक बाहर, इस तरह से वो बॉल कर रहा होता है। वो उतना ज़्यादा रूम नहीं देता, लेकिन फिर भी नसीम पे भी जहाँ चांस बना था उन्होंने हिट किया था। तो उन्होंने आई थिंक वो एक माइंडसेट से आए हुए थे कि भाई अब हमें जो है वो टारगेट करना है उनको। अगर हम टारगेट नहीं करेंगे, हम डिफेंसिव खेलेंगे, तो वो पिछली बार क्या हुआ था उनके साथ या होता रहता है लेफ्ट आर्म बॉलिंग के अगेंस्ट, तो वही होता है। तो आई थिंक जिस तरह उन्होंने वो मेंटली जंप किया है उस तरह पाकिस्तान को भी करने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान वो चीज़ नहीं करेगा तो वर्ल्ड कप में मुझे तो सेमीफाइनल जाता हुआ भी नहीं दिख रहा, अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस रही। अब देखें ना शाहीन की परफॉर्मेंस भी आपको ऐसी नज़र आएगी, सारी फर्स्ट क्लास टीम्स हैं। इंग्लैंड है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, जिनके खिलाफ शाहीन सबसे ज़्यादा पिटा है। और इसमें इसका मतलब ये है कि बड़े मैचेस में जो अहम मैचेस हैं उनके अंदर शाहीन की कमज़ोरी वो टीमें वर्कआउट करके आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। आई थिंक हमारे स्पिनर्स को थोड़ा सा तगड़ाना पड़ेगा। जिस तरह शादाब को रन्स पड़े, अगर शादाब ये रन्स खाएगा तो किस कॉन्फिडेंस से हम उसको इंडिया लेके जाएंगे। बिल्कुल। और ही इज़ आवर वाइस कैप्टन। बैटिंग नो डाउट, बैटिंग में तो उनके जो नंबर्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं, बट वी नीड हिम एज अ बॉलर। बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए हमें। बिल्कुल, बैटिंग ऑलराउंडर की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बैटिंग तो बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो शादाब खान का जो ओडीआई जो स्टैट्स है ना शादाब खान के, वो बहुत बुरे हैं। और 32 इनिंग में 32 विकेट्स है उनकी, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया जैसी टीमों के खिलाफ। 49 का एवरेज है, 51 का स्ट्राइक रेट है। और ये मेरे ख्याल में किसी भी फ्रंट लाइन बॉलर जो है, किसी भी फ्रंट लाइन स्पिनर का हमें बदतरीन रिकॉर्ड होगा।
तो ऐसे फ्रंट लाइन स्पिनर के साथ हम ज़्यादा अरसे सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव नहीं कर सकते और बड़े मैचेस में नहीं कर सकते। आप देखें ना अभी क्या हुआ ये, बिल्कुल पिछले कुछ मैचेस में देखें, शादाब की परफॉर्मेंस सिर्फ नेपाल के खिलाफ रही है काबिल। बिल्कुल, वो भी 4 विकेट्स, वो भी नेपाल के खिलाफ भी टेल एंडर्स की थी जी। फाइवर नहीं है कोई भी शादाब के रिकॉर्ड। अच्छा, एक भी फाइवर नहीं है ओडीआईज में, तो हाँ कंसर्निंग बात है वो। तो ये शादाब किस तरह आगे बढ़ेंगे? हम वो अपनी बैटिंग के ऊपर वर्कआउट करके बॉलिंग को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, या वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर टीम के साथ रहना चाहते हैं? वो स्ट्रेटजी अब शादाब को सोचनी होगी। आई थिंक शादाब को नहीं, वरना मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप तो हमारा हर दफ़ा वर्ल्ड कप ऐसा आता है, वो हारने के बाद बहुत सारे खिलाड़ियों को साथ लेके जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना? तो ऐसा ना हो कि ये वर्ल्ड कप शादाब खान को खा जाए। बिल्कुल। अभी वो वाइस कैप्टन है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा इस बात की, तो उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। तो भाई इंडिया ने जो है वो एक और बात साबित की है कि वो बैटिंग पावर हाउस है इस वक्त, और अपने होम ग्राउंड पे जब वर्ल्ड कप खेलेगा तो ये परफॉर्मेंस वो दिखा सकता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का हाईएस्ट ओडीआईज है, यानी कि सबसे ज़्यादा मेंटली सबसे मुश्किल मैच होता है इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए, वो यही होता है। उन मैचेस के अंदर ये सेकंड हाईएस्ट टोटल, सेकंड क्या हाईएस्ट ही है, आई थिंक ये जॉइंट हाईएस्ट ही, और मैं तो उसे हाईएस्ट समझूंगा क्योंकि उसकी दो वजह ये है कि हम 2 विकेटों के साथ है। बिल्कुल, तो इंडिया ने हाईएस्ट स्कोर किया था हमारे अगेंस्ट। बिल्कुल। तो हाँ, लाइक पाकिस्तान और इंडिया की जो कॉन्टेस्ट होते हैं ओडीआई के, उसका। और मज़े की बात ये है कि ये सारे जो कॉन्टेस्ट है ना, ये इनमें से मेरे ख्याल में कोई भी बाकी जो ना वन साइडेड नहीं है बहुत ज़्यादा। इसमें देखिए पाकिस्तान 2 मैच जीता भी है, एक 328 इंडिया के बनाने के बाद जीता है पेशावर में फरवरी 2006 में, और एक 321 इंडिया के बनाने के बाद पाकिस्तान जीता है। और ये तो कराची वाला है ना 349 वाला, ये भी बहुत क्रंच मैच है। ये मुझे याद है शोएब मलिक ने शॉट मारा था, पाकिस्तान को 8 बॉलों पर 10 रन चाहिए थे कराची में। शोएब मलिक ने 9 रन चाहिए थे, ऐसे ही कुछ था, 8, 9 या 10 थे। शोएब मलिक ने मारा था शॉट और मोहम्मद कैफ ने बहुत ही कमाल का कैच लिया था, और उस कैच ने जो है ना वो मैच को बदल दिया था बिल्कुल ही। और लास्ट ओवर में मोइन खान रन नहीं बना पाए थे और आखिरी बॉल पे आउट हो गए थे, पाकिस्तान कुछ रन से आ रहा था। आई थिंक वो तो एक फाइट थी ना, वो 5-6 रन से हारना, उसे मैं हारना नहीं समझूंगा, वो एक अच्छी फाइट होती है। बिल्कुल। वो अगर आज भी हम 330, 335, 340 तक जाते तो वो एक चीज समझ आती कि हाँ भाई इन्होंने लड़ा है, फाइट की है, या एक इंटेंट दिखी कि भाई चेस पे जा रहे थे। बिल्कुल। आज तो इंटेंट ही नहीं दिखी कि हम चेस पे जा रहे थे। इंटेंट नहीं, बिल्कुल ऐसा। इस तरह तो नेपाल भी नहीं खेला ना बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह तो इंडिया के खिलाफ नेपाल ने भी नहीं परफॉर्म किया। वो इंटेंट के साथ गए, 65 for 0 था उनका 10th ओवर में। बिल्कुल ऐसा ही। जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ के खेला है, पाकिस्तानी बॉलर्स ने तो जो मायूस किया तो किया, बैट्समैन ने भी बहुत ज़्यादा मायूस किया। आई थिंक बैट्समैन ने ज़्यादा मायूस किया। देखिए बॉलर्स तो जितने मैच आपको पिछले जिताते हुए आए हैं, बैट्समैन का काम था यहाँ स्टेप अप करना। अगर एक टाइम बॉलिंग कोलैप्स हुई है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप में आपके 9 मैचेस हैं ग्रुप स्टेज के, तो 9 के 9 मैच में तो आपकी बॉलिंग नहीं चलेगी, वो आपको हार्डली 5 मैच जिताएगी या 6 मैच जिताएगी। अगर आपकी फर्स्ट बैटिंग आ रही है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको 300 या 300 से ऊपर रन करके देना। तो अगर बैटिंग इस तरह कोलैप्स होती रहेगी तो फिर ये तो मसला है, और ख़ास तौर पे फ़खर वाली पोजीशन, क्योंकि अगर आप नए बॉल से इतनी जल्दी विकेट दे देंगे तो फिर ऑब्वियसली टीम पे प्रेशर पड़ता है। बिल्कुल। मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जी कि किस तरह से लोगों ने पाकिस्तान की बॉलिंग में कितना बड़ा सवाल नज़र आया है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने कैसे डोमिनेट किया इंडिया के टॉप ऑर्डर पे। एशिया कप 2016 में इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ 8 रन पर 3 आउट थे। T20 वर्ल्ड कप 2016 में 23 पर 3 आउट थे। चैम्पियंस ट्रॉफी में 2017 में 54 पे 5 आउट थे। और T20 वर्ल्ड कप में 2021 में 31 पर 3 आउट थे। एशिया कप 2022 में 53 पे 53 पे 3 आउट थे। T20 वर्ल्ड कप 2022 में 31 पर 4 आउट थे। और एशिया कप के इस वाले पहले मैच में 66 पर 4 आउट थे। और उसके बाद हाइप तो बनती थी, और जो उस हाइप में से हवा निकाली है उसने बहुत ही गलत टाइम के ऊपर पाकिस्तान का जो हाल किया है, वो मैंने कि कुछ मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, जिसे कहते हैं मुंह दिखाने का, जिस तरह हमने 2017 में नहीं छोड़ा था इन्होंने हमें। वो किसी ने कहा भी था ना कि हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और ये शिकस्त हमें बहुत अरसे तक जो है ना हॉन्ट करती रहेगी। हमें ये जो शिकस्त है ना, ये पाकिस्तान को बहुत अरसे तक हॉन्ट करेगी। और इस शिकस्त का अजाला सिर्फ और सिर्फ एक है, वो यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप मैच के अंदर इंडिया को हरा है। बिल्कुल। और वर्ल्ड कप में इसके अलावा कोई, अगर आपको फाइनल भी मिलता है तो फाइनल में हरा है, और अच्छे मार्जिन से हरा है। क्योंकि अब ये बात मार्जिन की है ना। बिल्कुल। क्योंकि अगर इंडिया फाइट करके हारा तो वो तो एक नॉर्मल मैच होगा ना, कि यार इंडिया लड़ा, फाइट करके हारा। जिस तरह लास्ट टाइम भी अगर वो कोलैप्स हुए थे,
तो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह बैटिंग की थी, बिल्कुल आई थिंक हमें भी मिडिल ऑर्डर में इस तरह कोई बंदा चाहिए था जो स्टे करता, बिल्कुल बट अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। हम तो सीधी सीधी बॉल पे भी आज एज खाएं, तो ये तो बहुत कंसर्निंग चीज़ है। श्रीलंका के खिलाफ क्या नज़र आ रहा है? मुझे तो लग रहा है कि आप पाकिस्तानी टीम मेंटली इतना प्रेशर में आ गई है कि आई थिंक तो एडवांटेज श्रीलंका का ही लग रहा है। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से दिस, ओके बट मुझे लग रहा है कि श्रीलंका के पास थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है और मैं समझ रहा हूँ कि श्रीलंका ये मैच जीत जाएगा जो हमारा और श्रीलंका के बीच में होने वाला है। उसकी वजह क्लियर कट है, अगर नसीम शाह नहीं हुए, हारिस रऊफ नहीं हुए, तो मुझे नहीं लगता फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर वो नसीम शाह और हारिस रऊफ की वो जगह पूरी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो हम कोई बॉलर लेके नहीं गए, और क्योंकि फिर हम फोर्थ पेसर पे नहीं होंगे, हम 2 स्पिनर्स पे होंगे। अब वो सामा मीर होंगे या नवाज़ होंगे शायद आपके साथ, तो एक वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। उसके बाद एक और प्रेशर होगा सऊद शकील पे, क्योंकि आप सऊद शकील को इंक्लूड किया है, तैयब तैयर को आपने बाहर कर दिया था, तो अब सऊद शकील एक भी मैच खेलते हुए नहीं है पूरे एशिया कप का, फिर उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, तो ये चीज़ तो अब हमें देखनी पड़ेगी। फिर दूसरा, हम अब्दुल्ला शफीक को अब चांस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आई थिंक फ़खर को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल गए रिसेंट डेज़ में जिस तरह की उनकी फॉर्म है। हो सकता है वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका वाला मैच हमारा आखिरी हो, अगर हम फाइनल नहीं पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अब्दुल्ला शफीक को भी तो देखना है, आप बिना परफॉर्मेंस के तो उनको भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उनके नंबर टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। लाहौर कलंदर्स के लिए T20 खेले हैं, 3rd पोजीशन पे भी आके, 4th पोजीशन पे भी आके अच्छे रन किए। मेरे ख्याल में टीम में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह है कि अब्दुल्ला शफीक को अगर आप फ़खर ज़मान की जगह लाते हैं तो उसका मतलब क्या है? क्या फ़खर को ड्रॉप कि आप फ़खर को निकाल रहे हैं और एक नौजवान के ऊपर वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उसका करियर ख़त्म हो सकता है। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से टेस्ट मैच में हमें बचाया हुआ है, इमाम के साथ जिस तरह वो इनिंग्स खेल रहा है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उस पर वो मेंटल ब्रेक डाउन आए, क्योंकि वो हमारी रेड बॉल क्रिकेट बचा रहा है पूरी। तो फिलहाल जो भी नफसियाती दबाव है ये पाकिस्तान को क्लियर करना है। एक ही चांस है पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप से पहले। वार्म अप मैचेस की तो खैर कोई अहमियत नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं होंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में जाने से पहले पाकिस्तान के पास ये आखिरी चांस है श्रीलंका के खिलाफ मैच। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसमें पाकिस्तान को साबित करना होगा ये कि वो इस मैच के प्रेशर में नहीं आया है। तो जो कुछ हुआ है रात गई बात गई, और हम अब जो करेंगे वो एक नया स्टार्ट होगा। बिल्कुल ऐसे। आई थिंक ये टीम केपेबल भी है, अगर हम रिसेंट डेज में देखें तो ये जन से हारी है, उसके बाद आके फाइट बैक भी दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम 2022 वाले वर्ल्ड कप के जो फाइनल खेले उसमें हम ऑलमोस्ट कोलैप्स थे, बिल्कुल जिम्बाब्वे और इंडिया से हारने के बाद। वो एक हमें एक चांस मिला जो नेदरलैंड से हराया था साउथ अफ्रीका को, वो एक हमें चांस मिला, हमने फाइनल खेल दिया। और फाइनल भी वो एक अगेन वो बात आ जाती है, काश शाहीन की इंजरी नहीं होती या कुछ होती, बट अगर हम शाहीन के साथ भी हार जाते तो खैर, क्योंकि हमने बहुत अच्छी फाइट दी थी हमारे बॉलर्स ने, तो मैं उस पर तो कंप्लेन नहीं करूँगा, बट हमने वो बहुत अच्छी कैंपेन खेली। उसके बाद अब अगर आगे आ जाएं, अगर हम इंडिया से एक मैच हारते हैं तो हम हराना भी जानते हैं। एशिया कप में जिस तरह हुआ, एशिया कप में पिछले वाले जिस तरह हुआ, 21 वाला वर्ल्ड कप भी हराया, तो अब ये टीम केपेबल तो है। और इस टीम में ना आज के अलावा वो डर नहीं दिखता था हमें इंडिया के अगेंस्ट खेलने का, आज आंखों में खौफ नजर आया। बिल्कुल, आई थिंक वो बाबर आजम पे भी आया, क्योंकि बाबर आजम हमेशा स्टोड अप खड़ा होता था, हमेशा खेल रहा होता था, भले कभी कभी स्कोर नहीं होता था इंडिया के अगेंस्ट। तो आई थिंक एक 40s में है 2019 वाला वर्ल्ड कप, और 2021 वाले वर्ल्ड कप में जो मैच हराया था उसमें 70s कुछ है। ये दो ही इनिंग्स मुझे याद है। उसके अलावा सिर्फ बाबर की इंडिया के खिलाफ, वो भी T20 में, ठीक है। तो ODI में इतनी कोई अच्छी इनिंग नहीं है, तो इट्स टाइम फॉर बाबर कि वो भी स्टेप अप हों, क्योंकि आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट तो स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको उस कोहली के लेवल पे आना है तो आपको अपने अर्श राइवल्स के अगेंस्ट तो स्कोर करना पड़ेगा। जिस तरह एशेस आपको याद है, स्टोक्स आज इतना बड़ा हीरो है, ऑब्वियसली उसने सिर्फ वो नहीं जितवाया, 2 वर्ल्ड कप भी जितवाया उनको, बट वो जो एशेस वाली सीरीज थी जो उसने इंग्लैंड के अंदर खेली थी, लास्ट विकेट पे 119 रन बनाए थे, उनका स्पिनर का नाम भूल गया जिनके साथ उन्होंने बनाए थे, तो वो हीरो है। बिल्कुल, आज टेस्ट टीम के कैप्टन है, तो ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी। और इवन आप ये चीज़ देख लें कि वो स्टोक्स की अब इतनी वैल्यू है, इतनी ज़्यादा वैल्यू है स्टोक्स की, कि वो रिटायरमेंट ले चुके थे ODI क्रिकेट से, और जब वर्ल्ड कप आया तो उन्हें ठीक कॉल किया गया और हैरी ब्रूक को बाहर निकाला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम इस खौफ से बाहर निकल के और एक बेहतर टीम की सूरत में नजर आएगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी, और फाइनल में इंडिया को इस मैच का बदला जो है लेगी इंडिया से। सिर्फ फाइनल में नहीं, आई थिंक अहमदाबाद में भी लेगी इंशाल्लाह। चलें।